बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे साथियों, आज हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में रेड हाक के छठे हिस्से के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सॉरी सर, प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट साहब से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो जैसे ही फारिग होंगे आपको उन तक पहुंचा दिया जाएगा। तब तक आप इनसे मिले। ये रेड हाक हैं, चीफ ऑफ रेड हाक ग्रुप। ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। उम्मीद है आप उनसे ताउन करेंगे। कर्नल क्रॉस ने इमरान से मुहातिब होकर कहा। तो इमरान ने उठकर रेड हाक से हाथ मिलाया, जो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। बैठे, रेड हाक ने इमरान से कहा। तो इमरान बैठ गया और रेड हाक उसके सामने बैठ गया। उसकी चमकदार आंखें इमरान के चेहरे पर गड़ी हुई थी, जैसे ही वो आंखों ही आंखों में इमरान के चेहरे की स्कैनिंग कर रहा हो। आप कुछ लेंगे सर? कर्नल क्रॉस ने इमरान से मुहातिब होकर कहा। नो थैंक्स, इमरान ने कहा। ठीक है, आप जाएं, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दें और जब तक मैं आपको कॉल ना करूं कोई अंदर नहीं आएगा। रेड हाक ने कर्नल क्रॉस से सख्त लहजे में बात करते हुए कहा। यस सर, ओके सर, कर्नल क्रॉस ने कहा और कमरे से निकलता हुआ चला गया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इमरान ने सिटिंग रूम की दीवारों पर महसूस एनिमल देख लिया था। दरवाज़ा बंद होते ही उस एनिमल पर हल्की हल्की चमक आ गई, जो इस बात को जाहिर कर रही थी कि कमरे को बाकायदा साउंड प्रूफ कर दिया गया है। अब ना बाहर की कोई आवाज़ अंदर आ सकती थी, ना अंदर की आवाज़ बाहर जा सकती थी। आपका नाम? रेड हाक ने तेज़ नज़रों से इमरान को घूरते हुए कहा। सर रॉबिन्सन, इमरान ने कहा। गुड, क्या मैं जान सकता हूँ मिस्टर सर रॉबिन्सन कि आप किस इमरजेंसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते हैं? रेड हाक ने कहा। मैं एक हुकूमती मामले पर प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कस करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। उस हुकूमती मामले के बारे में क्या आप मुझे तफसील बताना पसंद करेंगे? रेड हाक ने कहा। सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी फ़ोन पर बात हो चुकी है। मैंने उनसे जो बात करनी है वो इंतहाई अहम है, इमरान ने कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे आपके पास अपना नुमाइंदा खसूसी बनाकर भेजा है। आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं, रेड हाक ने कहा। क्या मतलब? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब मुझसे मुलाकात नहीं करेंगे? इमरान ने चौंक कर कहा। वो आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे मिस्टर रॉबिन्सन, मगर उनसे मिलने से पहले आपको मुझसे बात करना होगी, रेड हाक ने कहा। क्या बात करना होगी? इमरान ने तिनक कर कहा। यही कि आपको आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? अगर आपने ज़रूरी अमूर पर बात करनी थी तो शेड्यूल के मुताबिक आपने प्राइम मिनिस्टर साहब से पहले वक्त क्यों नहीं लिया? आपने प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए कहा कि ये आपको आज ही क्रीमिया वापस जाना है, लेकिन ना ही आपने अब तक अपना त्यारा चार्टर्ड करवाया है। और रेड हाक कहते कहते खामोश हो गया। ओह, इमरान ने उसे गहरी नज़रों से घूरते हुए कहा। वो समझ गया कि रेड हाक को उस पर शक हो गया है, इसलिए वो उसे इस तरह अलग कमरे में सवाल कर रहा है। और आपको एक्रीमे में जब भी तलब किया जाता है उसकी हिदायत या तो एक्रीमी सदर देते हैं या वजारत हाजा? रेड हाक ने इमरान को मायनी हेज नज़रों से घूरते हुए कहा। हाँ फिर? इमरान ने इसी अंदाज में कहा। मिस्टर रॉबिन्सन, मैंने इंक्वायरी कराई है। ना ही आपको एक्रीमा के सदर ने तलब किया, ना ही वहाँ से आपको एक्रीमा वापस बुलाने का कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, रेड हाक ने कहा। इमरान दिल ही दिल में उसकी जहानत की दाद देने लगा। रेड हाक ने वाकई जहानत से काम लिया और उसकी यहाँ आने से पहले ही उसके बारे में तमाम इंक्वायरी कर ली थी। आपका क्या ख्याल है कि एक्रीमी सदर आपको खुद बताएंगे कि उसने मुझे तलब किया है या नहीं? इमरान ने कहा। नहीं, मुझे ये बात मिलिट्री सेक्रेटरी ने बताई है और एक्रीमी सदर के हर अमूर पर मिलिट्री सेक्रेटरी ही अमल दरामद करते हैं, रेड हाक ने कहा। हाँ, मेरी सदर मुमलिकत से बात हुई थी। आप बिला वजह मेरा और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इमरान ने झल्लाकर कहा। आप वो कागजात मुझे दिखाएं जिन पर आपने प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत लेने हैं, रेड हाक ने कहा। क्यों? मैं वो अहम कागजात आपको क्यों दिखाऊं? इमरान ने गर्राते हुए कहा। मैं उन कागजात पर प्राइम मिनिस्टर साहब के दस्तखत करा लाऊं? रेड हाक ने फौरन कहा। मिस्टर रेड हाक, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। जिन कागजात में मैंने दस्तखत कराने हैं मैं उनको सिवाय प्राइम मिनिस्टर के किसी और के सामने ओपन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करानी है तो कराएं, वरना जाने दें। बाद में जो होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल पर आयद होगी, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। आपकी बीवी एक्रीमा में ही है ना? रेड हाक ने इस अंदाज की परवाह किए बगैर कहा। बीवी क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा। क्या आप मुझे अपनी बीवी का नाम बताना पसंद करेंगे? रेड हाक ने कहा। तो इमरान ने बेएहतियार होंठ बींच लिए। आप ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर रेड हाक, इमरान ने हलक के बल गर्राते हुए कहा। वो तो मैं हूँ, रेड हाक ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। आखिर आपका ये सब कुछ पूछने का मकसद क्या है? क्या चाहते हैं आप? इमरान ने कहा। चेहरा और हुलिया बदल लेने से इंसान की शख्सियत नहीं बदल जाती। इमरान? कौन इमरान? इमरान ने फौरन कहा। बस इमरान,
अब ये सब ड्रामेबाजी बंद करो, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। तुमने अच्छा मेकअप कर रखा है और तुम्हारा लबो लहजा भी सर रॉबिन्सन जैसा ही है, मगर तुम शायद ये नहीं जानते कि सर रॉबिन्सन मेरे दोस्त हैं। उनके साथ मेरा इस कदर उठना बैठना है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। रेड हाक ने कहा, अच्छा, मेरे लिए वाकई नई खबर है। इमरान ने इस बार असल आवाज़ में कहा तो रेड हाक ने बेएहतियात मुस्कुरा दिया। तुम हैरान तो हो रहे होगे कि मैं इस तरह तुम्हारे सामने अकेला बैठा क्या कर रहा हूँ। रेड हाक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हैरान होना नहीं आता, तुम सिखा दो। इमरान ने मुंह चलाते हुए कहा, सब कुछ सिखा दूंगा, फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। रेड हाक ने कहा, प्राइम मिनिस्टर से पिंग पांग खेलने। इमरान ने कहा, क्या तुम प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करना चाहते हो। रेड हाक ने उसे तेज नज़रों से घूरते हुए कहा, अरे नहीं, मैं इस कदर जालिम और बेरहम नहीं हूँ। प्राइम मिनिस्टर को हलाक करने से मुझे क्या हासिल होगा। एक जाएगा तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, आने वाला भी जाहिर है यहूदी ही होगा, और किसी यहूदी से मुसलमानों की भलाई की तवक्का कैसे की जा सकती है। इमरान ने कहा, तो फिर यहाँ क्यों आए हो। रेड हाक ने कहा, बताया तो है, प्राइम मिनिस्टर से पिंग पांग खेलने आया हूँ। अब वो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तुम तो हो ना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रेड हाक उसकी मुस्कुराहट देख कर चौंक पड़ा। क्या मतलब। रेड हाक ने कहा, अब तुम मुझे प्राइम मिनिस्टर के पास ले जाओगे और मेरा उनका पिंग पांग का पेच कराओगे। इमरान ने कहा, आहा, तुम यहाँ मौत के मुंह में हो इमरान, अहमकाना बातें मत करो। रेड हाक ने गुर्राते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए मैं भला अहमकाना बातें कैसे कर सकता हूँ। इमरान ने कहा, वो समझ गया था कि रेड हाक इतनी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा था कि वो उसके बारे में जानना चाहता था कि वो प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिलना चाहता है। आया उसका मकसद प्राइम मिनिस्टर को नुकसान पहुंचाने का है या नहीं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं इमरान, मुझे यहाँ आने का अपना मकसद बता दो वरना। रेड हाक ने कहा, वरना। इमरान ने सर झटक कर कहा, वरना मुझे जुबान खुलवाने के गुर आते हैं, ऐसे गुर कि तुम्हारा रवा रवा चीख उठेगा। रेड हाक ने कहा। इससे पहले कि इमरान ने दूसरी बात करता, अचानक सोफे से आहनी रार्स निकले और इमरान उन रार्स में बुरी तरह से जकड़ता चला गया। शायद उसको जकड़ने का रेड हाक ने पहले ही इंतजाम कर रखा था। ये क्या। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम्हारी जुबान खुलवाने का बंदोबस्त। रेड हाक ने कहा, रेड हाक, तुम क्या समझते हो, ये सब करके तुम मुझसे अपने प्राइम मिनिस्टर को बचा लोगे। इमरान ने गुर्राते हुए कहा, ओह, तो तुम्हारा इरादा वाकई प्राइम मिनिस्टर को नुकसान पहुंचाने का था। रेड हाक ने कहा, उनके साथ तो मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, लेकिन इससे तुमसे दो दो हाथ करूंगा। इमरान ने कहा, ये बात जकड़े जाने से पहले करते तो अच्छी लगती। रेड हाक ने कहा, तो अब क्या है। इमरान ने कहा। उस लम्हे कटक कटक की आवाज़ सुनाई दी। इमरान की गिर्द से राड्स यूं खुलकर वापस सोफे में गायब हो गए जैसे बाहर निकले थे। ये देखकर रेड हाक बेएहतियात उछल पड़ा। ये कैसे हो गया, ये राड्स कैसे खुल गए। रेड हाक ने हैरतज़दा लहजे में कहा, तुम क्या समझते हो मैं यहाँ खाली हाथ आया था। मुझे मालूम था कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरा तुमसे भी टकराव हो सकता है और तुम हर हाल में मेरे सामने आओगे। तुम क्या सोचते हो और क्या करते हो ये मैं जानता हूँ रेड हाक। मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ तुम्हारा भी बंदोबस्त करके आया हूँ। इमरान ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते इमरान। रेड हाक ने जख्मी भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा, जैसे भी जाऊँ तुम्हें बहरहाल अपने साथ लेकर जाऊँगा। इमरान ने कहा तो रेड हाक का चेहरा और ज़्यादा गज़बनाक हो गया और उसने उठकर अचानक इमरान पर छलांग लगा दी। तीनों करालिंग करती हुई आगे बढ़ रही थी। उनके सामने हारदार ताड़ों की बाढ़ थी और दूसरी तरफ इसराइली फौजी थे। इस तरफ बड़े बड़े फौजी ट्रक खड़े थे। उन ट्रकों को देखकर वो तीनों इस तरफ आ गई और उन्होंने उन ट्रकों की आड़ में कैंप में दाखिल होने का प्रोग्राम बनाया था। इन तारों में करंट है। राष्ट्री ने हारदार तारों को गौर से देखते हुए कहा, जिनके किनारों पर नन्हे नन्हे जुगनू से चमकते हुए साफ दिखाई दे रहे थे, जो इस बात का इशारा था कि उनको जनरेटर से बिजली सप्लाई की गई है। हारदार तारों का बाकायदा जाल बनाकर वहां फैलाया गया था जो काफ़ी बुलंदी तक चला गया था। हाँ, हमें नज़र आ रहा है, जूलिया ने कहा। हमें दूसरी तरफ जाने के लिए इस पावर सप्लाई को रोकना पड़ेगा, सालिया ने कहा। क्रास्टी, क्या तुम इस पावर सप्लाई को रोक सकती हो, जूलिया ने क्रास्टी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, क्रास्टी ने इस बात में सर हिलाकर कहा। उसने अपने बैग से एक मोटी तार निकाली। उस तार के दोनों तरफ क्लिप लगे हुए थे। उन तीनों ने चूंकि पहले से ही रबड़ सिवल के जूते और दस्ताने पहन रखे थे, इसलिए क्रास्टी ने कांधों से बैग उतारकर उनके हवाले किया और तार लेकर रेंगती हुई बाढ़ की तरफ बढ़ने लगी।
एहतियात से, जूलिया ने कहा। क्रास्टी रेंगती हुई तारों के करीब आ गई। उसने सर उठाकर इधर उधर देखा। दूसरी तरफ चूंकि ट्रक खड़े थे, इसलिए उस तरफ से उसे किसी के देख लेने का एहतमाल हो ही नहीं सकता था। क्रास्टी ने एक क्लिप्स पार्क करने वाली तार के साथ लगाया और गौर से दूसरी तारों को देखने लगी। उन तारों में भी चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव तारें थी, इसलिए क्रास्टी एक क्लिप नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव पर लगाना चाहती थी। जिन तारों में स्पार्किंग थी वो जाहिर है पॉजिटिव तारें थी। उनमें सिर्फ एक तार ऐसी थी जो जाल से अलग नजर आ रही थी और उसमें स्पार्किंग भी नहीं थी। क्रास्टी ने हाथ उठाया और दूसरा क्लिप उस तार के साथ लगा दिया। जैसे ही उसने तार के साथ क्लिप लगाया, हल्के से धमाके के साथ चिंगारियां सी उड़कर क्रास्टी के इर्द गिर्द गिरी। उसी लम्हे दूर से एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ से फौजियों की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। नेगेटिव और पॉजिटिव तारों को मिलाने से तारों में पावर सप्लाई करने वाला जनरेटर बस्ट हो गया और तारों से बर्की रो खत्म हो गई। आओ जल्दी, क्रास्टी ने पलटकर सालिया और जूलिया से कहा तो वो तेजी से रेंगते हुए उसके करीब आ गई। मैंने बर्की रो मुनक़ता कर दी है। इससे पहले कि वो जनरेटर को ठीक करे या उस तरफ कोई आए, हमें फौरन इन तारों को काट कर अंदर जाना चाहिए। क्रास्टी ने कहा तो जूलिया और सालिया ने असबात में सर हिला दिए। उन्होंने बैगल से पहले ही कटर निकाल लिए थे। कटर से उन्होंने तारें काटी और फौरन दूसरी तरफ आ गई। दूसरी तरफ आते ही वो तेजी से ट्रकों के नीचे रेंग गई। बेस कैंप के करीब हर तरफ फौजी दौड़ते भागते फिर रहे थे। बाढ़ को चेक करो फौरन, शायद बाढ़ की तारों से कोई जानवर टकरा गया है। उन्हें किसी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। ट्रकों के नीचे रेंगते हुए आगे बढ़ो, हमें सबसे पहले वाच टावर को उड़ाना है। जूलिया ने ट्रक के नीचे से दूसरी तरफ मौजूद एक सर्च टावर को देखते हुए कहा, जिस पर चंद फौजी भारी मशीन गन्ने लिए दूरबीन से चारों तरफ देख रहे थे। वो तीनों ट्रकों और वहां मौजूद दूसरी फौजी गाड़ियों के नीचे रेंगती हुई आगे बढ़ाई। जूलिया, सालिया और क्रास्टी ने मशीन गन्नों के साथ रॉकेट गन्स भी निकाल ली। उस तरफ फौजी मौजूद ना थे। वो तेजी से एक गाड़ी के नीचे से निकलकर बाहर आई और झुके झुके अंदाज में भागती हुई एक बैरिक की पिछली दीवार से आ लगी। की नजर जैसे ही इन तीनों पर पड़ी, वो ठटक गया। इससे पहले कि वो गन सीधी करके उन पर फायरिंग करता, क्रास्टी ने अचानक उस पर मशीन गन से बस्ट मार दिया। तरतराहट की आवाज के साथ फौजी हलक के बल चीखता हुआ गिर गया। मशीन गन की महसूस आवाज और फौजी की चीखें सुनकर बेस कैंप के फौजी बुरी तरह से चौंक पड़े। इधर उधर बिखर जाओ जल्दी, जूलिया ने चीख कर कहा तो सालिया और क्रास्टी बिजली की सी तेजी से दाएं बाएं और दूसरे बैरकों की तरफ दौड़ती चली गई, मगर अब शायद उन्हें देख लिया गया था। जैसे ही वो दूसरे बैरकों की तरफ दौड़ी, अचानक सर्च टावर से उन पर फायरिंग शुरू हो गई। क्रास्टी और सालिया ने एक साथ छलांगे लगाई और उड़ती हुई दूसरी तरफ पहुंच गई। ये देखकर जूलिया ने रॉकेट गन वाला हाथ दीवार की आड़ से निकालकर सर्च टावर की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। गन से रॉकेट निकला और बर्क रफ्तारी से उड़ता हुआ एन टावर से जा टकराया। एक होलनाक धमाका हुआ और सर्च टावर के टुकड़े उड़ गए। आग का तूफान सा उठा और सर्च टावर तेजी से नीचे गिरता चला गया। सर्च टावर का तबाह होना था कि बेस कैंप की फौजियों में जैसे जोश आ गया। उन्होंने अंधाधुंध उस तरफ फायरिंग शुरू कर दी जिस तरफ से रॉकेट फायर किया गया था। फौजी मुसलसल फायरिंग करते हुए इस तरफ दौड़े चले आ रहे थे। ये देखकर क्रास्टी और सालिया उन फौजियों की तरफ 2 रॉकेट फायर कर दिए। रॉकेट इन फौजियों के करीब गिरकर फटे और यके बाद दिए 2 होलनाक धमाके हुए और फौजियों के टुकड़े हवा में बिखर गए। रॉकेट बरसाते ही सालिया और क्रास्टी दीवारों की आड़ से निकली और तीनों ने सामने नजर आने वाली फौजियों पर बेदरीग फायरिंग शुरू कर दी। ये देखकर जूलिया तेजी से हरकत में आई। वो झुके झुके अंदाज में फौजियों पर फायरिंग करती हुई एक बैरिक से दूसरे बैरिक और दूसरे बैरिक से तीसरे बैरिक की तरफ भागती चली गई। सामने एक हेलीपैड था जहां एक जंगी हेलीकॉप्टर खड़ा था। हेलीकॉप्टर के पर घूम रहे थे और मुसल्लह फौजी उसमें सवार हो रहे थे। जूलिया ने फौरन उस हेलीकॉप्टर पर एक रॉकेट दाग दिया। जबरदस्त धमाके के साथ हेलीकॉप्टर फटा और उसके साथ ही उसके इर्द गिर्द मौजूद फौजियों के भी टुकड़े उड़ते चले गए। फिर वहां जैसे कयामत सी टूट पड़ी। हेलीकॉप्टर में लगे हुए मिसाइल खौफनाक धमाकों से फट पड़े और उन धमाकों को देखकर उन तीनों ने अपनी जगहें छोड़ दी और मुसलसल चारों तरफ फायरिंग करती हुई सामने मौजूद एक बड़ी बैरिक की तरफ बढ़ने लगी। तुम इन्हें संभालो, मैं उस कैंप के इंचार्ज को तलाश करती हूँ, जूलिया ने कहा तो क्रास्टी और सालिया सर हिलाकर फौजियों पर फायरिंग करती हुई इधर उधर छलांगे मारती चली गई। जूलिया ने सामने मौजूद बड़ी बैरिक के करीब खड़े 2 फौजियों पर फायरिंग की और भागती हुई बैरिक के करीब पहुंच गई। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और बैरिक का खुला हुआ दरवाज़ा दिखने लगी। फिर जूलिया ने जेब से एक छोटा सा बम निकाला और उससे लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर उसका हाथ हरकत में आया और बम उड़ता हुआ बैरिक में जा गिरा। अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और कई फौजियों के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। बैरिक में यकलहत कसीफ धुआं सा भर गया। जूलिया उछलकर दरवाजे के सामने आई और बिजली की सी तेजी से अंदर दाखिल हो गई।
अंदर जाते ही उसने मशीन गन का मुंह खोल दिया। धुएं में छुपे हुए फौजियों को कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिला। जूलिया ने फायरिंग करके धुएं में नजर आने वाले फौजियों को एक लम्हे में ढेर कर दिया था। अलबत्ता उसने एक फौजी को बैरिक के दूसरे सिरे की तरफ भागते हुए देखा तो उसने उसकी टांगों पर गोलियां बरसा दी। फौजी चीखता हुआ गिरा और बुरी तरह से तड़पने लगा। जूलिया ने एहतियातन चारों तरफ देखा, मगर बैरिक में 5 फौजी थे। उनमें से 4 मारे गए और एक को जूलिया ने उसके पैरों में गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। जूलिया ने आगे बढ़कर उसे टांग से पकड़कर पीछे घसीट लिया और दीवार की आड़ में करके उस फौजी के सर से गन लगा दी। तुम्हारा नाम? जूलिया ने गर्राते हुए कहा। मेरा नाम सार्टन डेमरे। फौजी ने तकलीफ के चीखते हुए कहा। इस बेस कैंप का इंचार्ज कौन है? जूलिया ने यकलहत लहजे में कहा। कर्नल डाउच। फौजी ने तकलीफ भरे लहजे में कहा। कहाँ है वो? जूलिया ने पूछा। वो फौजी ने लरसते हुए लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो जूलिया को कर्नल डाउच के बारे में कुछ बताने से हिचकिचा रहा हो। ये देखकर जूलिया ने उसकी पसलियों में जोरदार टांग मारी तो फौजी हलक के बल चीखने लगा। जल्दी बताओ वरना। जूलिया ने गन का रुख उसके चेहरे की तरफ करते हुए कहा। लिबार्ट्री में। वो ग्लोशिया और डिचमैन के साथ लिबार्ट्री में गए हैं। फौजी ने कहा। ग्लोशिया डिचमैन कौन है ये दोनों? जूलिया ने पूछा। रेड हाक के साथी। वो रेड हाक के साथी हैं और लिबार्ट्री का इंतजाम संभालने के लिए आए हैं। फौजी ने कहा तो जूलिया की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम लिबार्ट्री में जाने का रास्ता जानते हो? जूलिया ने तेज लहजे में कहा। नहीं, मैं नहीं जानता, फौजी ने कहा। जूलिया ने साफ महसूस कर लिया कि वो झूठ बोल रहा है। उसने गन को नाल से पकड़कर उसका दस्ता फौजी के मुंह पर मारा तो फौजी का जबड़ा टूट गया और वो हलक के बल चीखने लगा। उसी लम्हे सामने दरवाजे पर 2 फौजी नमूदार हुए। जूलिया ने उन्हें देखकर फौरन दाएं तरफ छलांग लगा दी, क्योंकि उन फौजियों ने उसे देखते ही यकलहत उस पर फायरिंग कर दी थी। गोलियां ऐन उस जगह पड़ी जहां एक लम्हा कबल जूलिया मौजूद थी। जूलिया के अचानक छलांग लगाने की वजह से उन फौजियों की गोलियां सार्टन डेमरे के जिस्म पर पड़ी। उसके हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो हलाक हो गया। जूलिया छलांग मारकर एक टेबल की आड़ में चली गई। उससे पहले कि दोनों फौजी उस टेबल की तरफ फायरिंग करते, जूलिया ने लूटनी लगाई और टेबल की दूसरी तरफ आते ही उसने उन दोनों पर फायरिंग कर दी। दोनों फौजी चीखते हुए गिरे और वहीं तड़प तड़प कर हलाक हो गए। ये लिबार्ट्री में जाने का रास्ता जानता था, जूलिया ने सार्टन की लाश को देखते हुए कहा। वो उठी और तेजी से सार्टन की लाश के करीब आ गई। उसने दीवार के पास आकर दरवाजे के बाहर देखा। काफ़ी फासले पर उसे फौजी भागते हुए दिखाई दे रहे थे। बाहर से बदस्तूर फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सालिया और क्रास्टी अभी तक ड्यूटी पर थे। जूलिया तेज़ी से बैरिक से बाहर निकली और एक स्टोन की आड़ में होकर सामने नजर आने वाले फौजियों पर फायरिंग करने लगी। उसी लम्हे उसे दाएं तरफ से भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा और फिर एक तवील सांस लेकर रह गई। सालिया और क्रास्टी उस तरफ से भागती हुई आ रही थी। शायद उन्होंने जूलिया को देख लिया था। चंद ही लम्हों में वो जूलिया के करीब पहुंच गई और उन्होंने बैरिक के करीब मौजूद सतूनों की आड़ लेकर इधर उधर फायरिंग करते हुए फौजियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पता चला कि इस कैंप का इंचार्ज कौन है? सालिया ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। हाँ, इस कैंप का इंचार्ज कर्नल डाउच है। जूलिया ने कहा। कहाँ है वो? सालिया ने पूछा। वो रेड हाक के 2 साथियों के साथ लिबार्ट्री में चला गया है। जूलिया ने कहा। लिबार्ट्री में जाने का रास्ता मालूम हुआ? सालिया ने कहा। नहीं, लेकिन बहरहाल लिबार्ट्री में जाने का एक रास्ता उसी बेस कैंप में है। हमें रास्ते को तलाश करना है। लिबार्ट्री को तबाह करने के लिए उसके अंदर जाना ज़रूरी है। जूलिया ने कहा। तो फिर क्या करें? यहाँ तो फौजियों की बड़ी तादाद मौजूद है। एक मरता है तो उसकी जगह 10 और सामने आ जाते हैं। हम उन्हीं का असलहा उठा कर उन्हें हलाक कर रहे हैं, मगर लगता है इतने बड़े कैंप को हम तीनों तबाह नहीं कर सकेंगे। क्रास्टी ने कहा। मैं भी यही देख रही हूँ। जल्द या बदीर वाकई हम घेर ली जाएंगी। जूलिया ने चारों तरफ देखते हुए कहा। तो फिर क्या करना चाहिए? सालिया ने कहा। सरेंडर। जूलिया ने कहा तो सालिया और क्रास्टी चौंक पड़ी। सरेंडर? क्या कहा तुमने? सालिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे जहन में एक तरकीब आई है, लेकिन उस तरकीब पर अमल करने के लिए हमें सरेंडर होना पड़ेगा। जूलिया ने सोचते हुए कहा। ओह, क्या तरकीब है? अगर हम सरेंडर हो जाती हैं तो कर्नल डाउच और उसके साथियों को लामहला हमारे सामने आना पड़ेगा। जैसे ही वो हमारे सामने आएंगे हम मौका देकर उन्हें दबोच लेंगी। फिर उनके ज़रिए हमारा लिबार्ट्री में दाखिल होना मुश्किल ना होगा। जूलिया ने कहा। ये हमारे लिए टफ रिस्क भी हो सकता है, क्रास्टी ने कहा।
रिस्क लिए बगैर हम लेबॉर्ट्री में दाखिल नहीं हो सकती। बेमौत मरने से अच्छा है कि हम रिस्क लेते हुए लेबॉर्ट्री में पहुंच जाएं। हमारा मकसद लेबॉर्ट्री की तबाही है। इस लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए अगर मुझे अपने जिस्म से बम भी बांधने पड़े तो मैं दरीग नहीं करूंगी, जूलिया ने कहा। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे साथ हैं, क्रास्टी ने कहा। गुड, तो फिर मेगा बम लिबासों की खुफिया जेबों में छुपा लो और बाकी असलहा फेंक दो। मैं सरेंडर होने का ऐलान कर देती हूँ, जूलिया ने कहा। तो उन दोनों ने छोटी छोटी चिपों जैसे दो बम अपने लिबासों की खुफिया जेबों में छुपा लिए। इसी असना में सामने बैरकों के पीछे फौजियों की बड़ी तादाद ने पोजीशनें संभाली और वो उनकी तरफ मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। रुक जाओ, फायरिंग रोक दो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जूलिया ने जोर से चीखते हुए कहा। तेज फायरिंग की आवाज़ में शायद किसी ने उसकी आवाज़ सुन ली थी, क्योंकि अचानक ही फायरिंग रोक दी गई। कौन हो तुम? सामने से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। हम जो कोई भी हैं खुद को सरेंडर करना चाहती हैं, जूलिया ने कहा। तो दूसरी तरफ चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। क्या तुम सच कह रही हो? चंद लम्हों बाद वही आवाज़ सुनाई दी। हाँ, हमें मालूम है कि हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, जूलिया ने कहा। तुम्हारी तादाद कितनी है? दूसरी तरफ से पूछा गया। 3, हम 3 हैं, जूलिया ने कहा। सिर्फ 3? ओह, क्या तुम तीनों लड़कियां हो? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो अब तक यही समझते रहे हों कि उन पर दुश्मनों की पूरी फौज ने हमला कर दिया है। उसकी वजह ये थी कि क्रास्टी और सालिया ने उन पर पोजीशनें बदल बदल कर हमला किया। वो एक जगह ठहरी ही ना थी। हाँ, हम 3 लड़कियां हैं, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारे पास जो असलहा है उसे फेंक दो, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सालिया और क्रास्टी जूलिया की तरफ देखने लगी। जूलिया ने असबात में सर हिलाया और अपनी मशीन गन स्टोन की दूसरी तरफ उछाल दी। ये देखकर सालिया और क्रास्टी ने भी अपनी गन्नें फेंक दी और फिर उन्होंने कांधों से अपने बैग भी उतार कर फेंक दिए। अब तुम तीनों सरों पर हाथ रखकर सतूनों के पीछे से बाहर आ जाओ। अगर तुम में से किसी ने कोई गलत हरकत की तो वो अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगी, दूसरी तरफ से चीख कर कहा गया। उन तीनों ने सरों पर हाथ रखे और धड़कते दिलों के साथ सतूनों के पीछे से बाहर आईं। दुश्मनों से कोई बायद न था। वो उन्हें देखकर उन पर फायरिंग भी खोल सकते थे, लेकिन हैरियत गुजरी, दुश्मनों ने उन पर फायरिंग ना की। जैसे ही वो सतूनों के पीछे से निकली, बैरकों के पीछे से जैसे मुसल्लह फौजों का सैलाब सा उमड़ आया। उन्होंने आन की आन में उन तीनों को घेर लिया। घुटनों के बल बैठ जाओ, एक फौजी ने चीखते हुए कहा। तो वो दोनों सर हिलाकर घुटनों के बल बैठ गई। ये देखकर चंद फौजी मशीन गन्ने लिए एहतियात से उनकी तरफ बढ़ने लगे। चंद ही लम्हों में फौजियों ने उन तीनों को पकड़ लिया और उन तीनों के पीछे हाथ करके क्लिप हथकड़ियों से बांध दिए। उन तीनों ने कोई हरकत ना की। फौजियों ने उन्हें खड़ा किया और धकेलते हुए बैरी की तरफ ले गए। उन्हें बैरिक में धकेलकर बैरिक का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आगे से पानी के प्रेशर ने उन्हें बुरी तरह से ऊपर उठाना शुरू कर दिया। वो आन वाहिद में होल से निकलकर बाहर आ गए। इससे पहले कि वो खुद को संभालते, बाहर मौजूद गोताखोर उन पर होनहार मगर मच्छों की तरह झिपट पड़े। उनके हाथों में तेज दहार बर्छियाँ थीं। उन गोताखोरों ने बर्छियों से सफदर और कैप्टन शील को मारने की कोशिश की, मगर सफदर और कैप्टन शील ने बर वक्त खुद को संभालते हुए अपने जिस्म मोड़े और अपने करीब आने वाले गोताखोरों को टांगे फैलाकर मारते हुए पीछे हटते चले गए। ये देखकर दूसरे गोताखोर आगे बढ़े, मगर उस वक्त तक उन दोनों ने खुद को संभाल लिया था। उन्होंने डाइव लगाई और तेजी से उनके नीचे से तैरते हुए निकलते चले गए। गोताखोर घूमते हुए उनकी तरफ बढ़े। सफदर ने जेब से छोटा सा बम निकाला और उसका एक बटन पुश करते हुए उन गोताखोरों की तरफ फेंक दिया और वो तेजी से दाएं बाएं होते चले गए। बम देखकर दुश्मन गोताखोरों ने उससे बचने के लिए कोशिश की, मगर अचानक बम से तेज चमक निकली और उन गोताखोरों के जिस्मों से जैसे जान सी निकल गई और वो मुर्दा होकर पानी में उलटने पुलटने लगे और फिर उनके जिस्म तेजी से ऊपर उठते चले गए। ये फ्लैश बम था। उसकी जद में आकर 6 गोताखोर हलाक हो गए थे। उनके पीछे आने वाले गोताखोरों ने डाइव लगाते हुए फ्लैश बम से अपनी जानें बचा ली थी। जैसे ही फ्लैश बम के असरात खत्म हुए, उन्होंने सफदर और कैप्टन शील के पीछे जाते हुए उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। सफदर और कैप्टन शील जिगजैग अंदाज में तैर रहे थे। उन्होंने भी पलट पलट कर अपनी गनों से उन गोताखोरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने मज़ीद 8 अफराद को हलाक कर दिया। अब उनके मुकाबले में सिर्फ 6 गोताखोर थे।
जिन्होंने उनके दाएं बाएं आकर तेजी से उन पर हमला कर दिया। कैप्टन शील ने बिजली की सी तेजी से घूमते हुए गोताखोर के पेट में लात मारी और दूसरे गोताखोर को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। इससे पहले कि तीसरा गोताखोर उसे बर्छी मारता, कैप्टन शील ने तेजी से गर्दन से कटते हुए गोताखोर को उसके सामने कर दिया। दूसरे गोताखोर की बर्छी इस गोताखोर के पेट में घुस गई और उसने बुरी तरह से तड़पना शुरू कर दिया। कैप्टन शील ने उसे बर्छी मारने वाले गोताखोर की तरफ धकेल दिया। वो तड़पता हुआ बर्छी मारने वाले से टकराया और उसे लिए हुए दाएं तरफ घूमता चला गया। जिस गोताखोर को कैप्टन शील ने टांग मारी वो सीधा होकर बर्क रफ्तारी से कैप्टन शील पर झिपटा था और उसने अचानक से उकब से कैप्टन शील को पकड़ना चाहा, मगर कैप्टन शील तेजी से घूमा और उसने उस गोताखोर के बर्छी वाले हाथ को पकड़कर जोर से झटका दिया तो उसके हाथ से बर्छी निकल गई। इससे पहले कि वो कुछ करता, कैप्टन शील ने हाथ बढ़ाकर उसके कंटोप से ऑक्सीजन पाइप खींच लिया। गोताखोर ने उससे पाइप छीनने की कोशिश की, मगर कैप्टन शील ने जोरदार झटके से उसका पाइप तोड़ दिया। गोताखोर के मुंह से बुलबुले से निकले और वो तेजी से हाथ पांव मारता हुआ ऊपर उठता चला गया। ये देखकर कैप्टन शील आगे बढ़ा और उसने उस बर्छी वाले गोताखोर को पकड़ लिया जिसने उसे बर्छी मारने की कोशिश की थी। कैप्टन शील ने उसके मुंह पर अपनी गन का दस्ता मारा तो वो पानी में उठता चला गया। फिर इससे पहले कि वो सीधा होता, कैप्टन शील ने गन सीधी करके उस पर फायर कर दिया। गोली उस गोताखोर के कंटोप पर पड़ी और कंटोप से गुजरकर उसकी खोपड़ी में दाखिल हो गई और उसके इर्द गिर्द का पानी तेजी से सुरख होता चला गया। उधर सफदर भी अपने दुश्मनों को हलाक कर चुका था। एक गोताखोर उससे भिड़ा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे और वो दोनों हाली हाथ थे। गोताखोर सफदर पर हाथ पांव मारता हुआ उस पर मुसलसल हमले कर रहा था। सफदर ने अपने जिस्म को तिरछा करते हुए उस गोताखोर को उसके सिर से पकड़ा और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए घुमाकर दाएं तरफ ले आया। इससे पहले कि गोताखोर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ता, सफदर ने घूमकर उसके उकब में उसकी गर्दन पकड़ी और उसने पूरी कुव्वत से गोताखोर के एक महसूस रग दबा दी। गोताखोर को एक जोरदार झटका लगा और उसका जिस्म बेजान होकर ऊपर उठता चला गया। इससे पहले कि और गोताखोर यहाँ आ जाए, हमें फौरन तनवीर के पास जाना चाहिए। सफदर ने कैप्टन शील को मुहातिब करते हुए कहा। हाँ आओ, कैप्टन शील ने कहा और वो दोनों तेजी से उस तरफ को तैरने लगे जिस तरफ तनवीर गया था। थोड़ी देर बाद वो एक बहुत बड़े इलाके में पहुंच गए। उन चट्टानों के दरमियान से और उनसे गुजरते हुए एक खुली जगह आ गए। सामने एक स्याह रंग की चट्टान थी। वो तेजी से उस पहाड़ी की तरफ बढ़े। पहाड़ी की दूसरी तरफ तेज रोशनी हो रही थी। वो पहाड़ी के करीब जाकर उसके गिर्द घूमते चले गए। एक जगह उन्हें पहाड़ी में बड़ा सा क्रैक दिखाई दिया तो वो उस क्रैक में दाखिल हो गए। क्रैक के दूसरी तरफ उन्हें एक बहुत बड़ी आबदोज दिखाई दी। इस आबदोज पर इसराइल के महसूस परचम का निशान बना हुआ था। आबदोज के गिर्द सफ़ेद रोशनी का हाला सा बना था। यूं लग रहा था जैसे आबदोज उस रोशनी के हाले में मुकीद हो। तनवीर कहाँ है? सफदर ने पलटकर इशारे से कैप्टन शील से पूछा। मालूम नहीं, आओ देखते हैं, कैप्टन शील ने कहा और फिर वो दोनों क्रैक से निकले और उन्होंने आबदोज के गिर्द तनवीर को तलाश करना शुरू कर दिया। उस तरफ आने से पहले उन्होंने अपनी रेस्ट वॉच के मखसूस बटन प्रेस करके मखसूस रेज ऑन कर ली जिससे आबदोज के राडार उन्हें चेक नहीं कर सकते थे और ना ही उन्हें किसी स्क्रीन पर देखा जा सकता था। इसलिए वो बेफिक्र होकर आबदोज के गिर्द घूम रहे थे, लेकिन उन्हें तनवीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तनवीर, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? सफदर ने माइक से तनवीर से मुहातिब होकर कहा, लेकिन तनवीर ने कोई जवाब ना दिया। कहाँ जा सकता है वो? कैप्टन शील ने हैरानी से कहा। पता नहीं, सफदर ने कहा। तनवीर, तनवीर। कैप्टन शील ने अपने माइक में तनवीर को पुकारा मगर उसे कोई जवाब न मिला। आबदोज के गिर्द वाइट स्टार लाइट का हाला है। इस हाले की वजह से तनवीर आबदोज पर बम नहीं लगा सका होगा। सफदर ने कैप्टन शील से कहा। लेकिन वो है कहाँ? कैप्टन शील ने सर हिलाकर कहा। इससे पहले कि वो मज़ीद बात करते, अचानक आबदोज के एक हिस्से से तेज़ रोशनी की लहरें सी निकली। उन लहरों को देखकर उन दोनों ने दाएं बाएं पलटकर बचने की कोशिश की, मगर लहरें अचानक उनके जिस्मों से आ टकराईं और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों से जान निकल गई हो। उन्होंने हाथ पैर मारने की कोशिश की मगर बेसुध। दूसरे लम्हे उनके जहनों पर जैसे तारीकी के पर्दे गिर गए। सबसे पहले सफदर को ही होश आया। उसने देखा
वो एक बड़े से कैबिन में मौजूद था और उसे रार्स वाली कुर्सी पर जकड़ा गया था। उसके दाएं बाएं दो और कुर्सियां मौजूद थी जिन पर कैप्टन शकील और तनवीर जकड़े थे। उनके जिस्मों पर से गोताखोरी के लिबास उतार लिए गए। कैबिन के साथ से सफदर ने अंदाज़ा लगाया कि वो कहीं और नहीं बल्कि उसी एटमी आबदोज में है जिसकी तबाही के लिए वो आए थे।